गुड मॉर्निंग। ये क्लास 11 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और क्लास 11 के लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन का बेसिक बता दिया तुमको, इंटीग्रेशन का बेसिक कि इंटीग्रेशन क्यों कर रहे थे ये शायद मैंने समझा दिया है तुमको। फिर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैंने इंटीग्रेशन के बता दिए हैं। अब क्या कर रहे थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया था, जैसे एंगल वाले क्वेश्चन, जैसे cos ax plus b। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो cos का इंटीग्रेशन कर दो ax plus b। फिर क्या करते थे, cos ax plus b का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin ax plus b आएगा, और x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होता है वो नीचे लाके डिवाइड कर देते थे। ऐसा मैंने बताया है, ये याद रख लेना है। इस तरह के इंटीग्रेशन हमारे सिलेबस में आगे आएंगे। देखो ज्यादा डिटेल पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने लगो ना तो 1 से 1.5 महीना का होता है। अब 1 से 1.5 महीना अगर तुमको इंटीग्रेशन ही पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स कब सिखाऊंगा। तो जितना जरूरत है इंटीग्रेशन उतना ही बताया जा रहा है। आज भी क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आज क्वेश्चन करते हैं। dx अपॉन x, कभी भी इस तरह का फॉर्मेट अगर दिखेगा, dx अपॉन x का फॉर्मेट अगर दिखेगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log टू द बेस e x। अब ये क्या आ गया सर, log लकड़ी का टुकड़ा, log टू द बेस e x, इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं और इसको लिखते हैं ln x। अब ये log क्या है, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये log क्या है, क्यों बताया जा रहा है। देखो अपने का क्या था log का, तो log अगर जो है ना, log में आपको इतना समझना पड़ेगा कि एक फंक्शन है। फंक्शन बोले तो सर, फंक्शन बोले तो फंक्शन क्या है, मैरिज फंक्शन, शादी का फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन, मरने का फंक्शन नहीं। ये जो log है वो मैथ्स का एक फंक्शन है। अब इसका यूज क्या है, जैसे तुमने sin x पढ़ा है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो वो tan क्या है, tan एक फंक्शन है और थीटा वो एंगल है जिसपे अगर वो tan फंक्शन एक्ट करेगा तो एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलता है। जैसे tan 30, अगर ये tan फंक्शन 30 डिग्री पर एक्ट करता है तो वैल्यू जो अपने को मिलता है वो 1/√3 का मिलता है। अच्छा कभी-कभी ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएंगे मुझसे, ठीक है, कभी-कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो मेरे दिमाग में कुछ अलग-अलग बातें चल रही होती हैं, इसके कारण कभी-कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो कभी भी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक लगे तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गुस्सा करूंगा, ये हो जाऊंगा, गलती है तो गलती मानूंगा भाई की। अच्छा अभी लॉग के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो लॉग के बारे में क्या है, तो इतना समझ लो कि लॉग क्या है। कोई पूछे लॉग क्या है तो सर जी लॉग एक फंक्शन है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा फंक्शन है, काम क्या है फिर लॉग का, यही ऐसे ही तो पूछते हैं ना। अगर कोई तुमसे पूछता है कि क्या है तो तुम पहले तो बोलोगे कि, अगर तुमसे किसी ने पूछा कि लॉग क्या है, पहले लॉग की थोड़ी कहानी बना देते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम, ठीक है, ये उसका छोटा नाम कितना है, लॉग, लॉगा, लोगो, लोगा, लोगारिथम, लोगारिथम, जो भी है रिदम में बोलना है, ठीक है, लोगारिथम, लोगारिथम। अब ये लॉगरिथम में क्या होता है, यहां पर बस पहला लाइन तो ये लिख लेंगे, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अब ये लॉग क्या है, लॉग इट इज अ टूल टू सिंप्लीफाई, इट इज अ टूल टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। अच्छा मैं लॉग टेबल देखना नहीं सिखाऊंगा भाई, लॉग टेबल तो अपने केमिस्ट्री वाले टीचर को ही बोलना कि कैसे देखा जाता है। मेरा काम है तुमको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज बतानी, क्योंकि तुम अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज कर पाओ। इससे ज्यादा मैं लॉग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो लॉग क्या है, लॉग एक फंक्शन है, पहले तो ये बोल देंगे। सेकंड स्टेटमेंट याद क्या रखना है कि एक टूल है, एक टूल है जो क्या करेगा, कैलकुलेशंस को आसान बनाएगा। अब कैसे आसान बनाएगा, तो मान लो किसी ने तुम्हें बोला कि ये फाइंड करिए भाई साहब, फाइंड करिए, फाइंड करिए, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ क्या, 64 का पावर हाफ,
मैं 64 का पावर हाफ कैलकुलेट करना चाहता हूँ। 64 का पावर हाफ करोगे तो ये 8 बन के बाहर निकलेगा। अच्छा, ये तो कहानी बहुत ही आसान थी, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। मान लो कहानी को थोड़ी दुर्गम करते हैं, दुर्गम करते हैं इन द सेंस, मान लो यहाँ पे लिखा है 37 और यहाँ पर लिखा है 5। यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर लिखा है 37 और लिखा है 5। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया क्या, मुझे 37 का पावर 1/5 जानना है। अब जीरो भरने की बात होगी, या तो ये कैलकुलेशन कर पाएंगे या प्राण त्याग देंगे, बोलेंगे सर अपने से नहीं होने वाला, फिजिक्स छोड़ के भाग जाएंगे। तो वहां पर एक टूल वरदान के जैसा तुम्हें मिलेगा। तुमको किसी ने बोला कि भाई √5 37 का वैल्यू बताइए, खुशी खुशी में तो तुम चले गए, भाई मैं ये जानता हूं तो मैं ये भी निकाल सकता हूं, तो खुशी खुशी में चले गए। अब खुशी खुशी में चले गए, देखा, सोचा क्या करें भाई इसका। किसी ने बोला कि फैक्टराइजेशन मेथड ले लो, जैसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड करते थे वहां पे फैक्टराइजेशन मेथड कर लो, हालत खराब होगी, डैश होके हाथ में आ जाएगा। अब तुम निराश आए मेरे पास, बोले सर क्या करें इसका, ऐसा ही कहानी मिल गई है, ऐसा क्वेश्चन आ गया है। जैसे पुराने टाइम में तुम अगर अभी रामायण महाभारत का सीजन चल रहा था, तुमने देखा होगा जब देवता गण, वो जो देवता लोग परेशान हो जाते थे तो वो जाते थे इधर वो शिव भगवान के पास जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं, और सारा रायता किसने फैलाया होता था, विश्वकर्मा भगवान ने सारा रायता इसने फैलाया होता था, उन्होंने वरदान दे दिया होता था। अब वो भी राक्षस जो है, वो जो असुर है, वो परेशान कर रहा है लोगों को। तो यहाँ अब तुमको किसी असुर ने ये दे दिया है, तुम किसके पास जाओ, देवता के पास जाओ। आप मानस किसके पास जाएंगे, देवता के पास ही तो आए। तो तुम आए मेरे पास, अब मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं बहुत अच्छा देवता, अब मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता हूँ। मैं बोलूंगा रुको बच्चे, ये बताऊंगा तुमको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन तुमको ये बताने से पहले मुझे तुम्हें लॉगरिथम सिखाना पड़ेगा। एक बार मैं तुमको लॉग फाइंड करना या लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज बता दूं तो इस तरह के कैलकुलेशन तुम्हें बच्चे लगेंगे, तो लगेगा कि यार ये भी कोई कैलकुलेशन था। तो तुम्हें क्या करना है, इस तरह के कैलकुलेशंस को हैंडल करने के अपने अपन क्या करेंगे, लॉग वाला टर्म सीखेंगे। अब कैसे सीखना है, क्या काम में आएगा, क्या आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले तो थोड़ा माहौल बनाते हैं लॉगरिथम का कि काम कैसे करना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या यूज करनी है, फिर और भी कुछ देखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं लॉग टेबल देखना नहीं बताऊंगा, लॉग टेबल तुम्हारे केमिस्ट्री के टीचर बनाएंगे, और लॉग टेबल देखना आना चाहिए, जरूरी होता है लॉग टेबल देखना आना। अच्छा, अब लॉग में अगर हम बताएं तो सबसे पहले याद रखना कि लॉग एक फंक्शन है जो कैलकुलेशन को आसान बनाने वाला है। किस तरह के कैलकुलेशन, तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि इस तरह के कैलकुलेशंस अगर आएंगे तो वो तुम्हारा काम क्या करने वाला है, आसान करने वाला है। देखते हैं लॉग में बेसिकली क्या होगा, जब भी मैं लिखूंगा लॉग तो यहाँ पर 3 टर्म तुमको मिल सकते हैं। 3 टर्म क्या मिल सकता है, एक इधर जी के पिछू में, मतलब जी का जो पूछ है उसमें मिल जाएगा, एक मिलेगा जी के सामने, लॉग के सामने, और एक मिलेगा उड़ता हुआ सी, जी से पावर में कुछ। अब इसमें क्या क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे बेस, इसे बोलेंगे बेस। सामने में जो है उसे बोलते हैं इंडेक्स, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता इंडेक्स ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुछ तो नाम होता है, और सी को बोलते हैं पावर। इस तरह से मतलब किसी भी लॉग में या किसी भी लॉग वाले टर्म में आपको ये 3 टर्म देखने को मिल सकते हैं, बेस, इंडेक्स, पावर। इसमें पावर ऑप्शनल है, हमेशा पावर नहीं मिलता, लेकिन बेस और इंडेक्स आपको ऑलमोस्ट हमेशा मिल जाएगी। कभी भी अगर आप लॉग लिखोगे तो उसके साथ पिछू में एक ए और साइड में एक बी, ये दोनों जरूर मिलते हैं। अब मान लो ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, लॉग 2 3, इस तरह से मान लो लिखा है log 2 3। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसको लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से पढ़ेंगे log to the base, log to the base 3, इस तरह से पढ़ना होता है। जो भी बेस है उसको पहले बोलेंगे log to the base 3, मतलब इन जनरल अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, log a b, इन जनरल अगर ऐसा कुछ लिखा है, आप इसको क्या बोलोगे, log to the base, log to the base a b, log
टू द बेस 2, ये उल्टा हो गया, log टू द बेस 2 और फिर cos के बाद 3, log टू द बेस a cos के बाद b, इस तरह से पढ़ना होता है। जब भी आपको log वाला टर्म दिखे तो आपको तीन टर्म्स बेसिकली देख सकते हैं, a b c बेस इंडेक्स पावर। इसको पढ़ेंगे कैसे? log 2 3 अगर इस तरह से लिखा है तो क्या बोलते हैं, log टू द बेस 2 cos के साथ 3, इस तरह से पढ़ना होता है। कभी कभी पावर वाला टर्म अगर मिल गया, मान लो ये मिल गया आपको, इसको क्या बोलेंगे, log टू द बेस a b2 पर c, इस तरह से पढ़ेंगे, log टू द बेस a b टू द पावर c। इस तरह से अपने को क्या करना होता है, पढ़ना। मतलब पहले तो ये पता चले कि जिस कंट्री घूमने जा रहे हैं उसको बोलना आता है या नहीं। चेकोस्लोवाकिया, ऐसा चेकोस्लोवाकिया अगर कभी कल में घूमने गए, तंजानिया, चेकोस्लोवाकिया, तो बोलना तो आना चाहिए भाई, कहाँ जा रहे हैं, एम्स्टर्डम, पता चलना चाहिए ना कि बोलना आता है कि नहीं। जैसे तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले होगे, जानते ही होगे ये सब बोलना, ये बेसिक है। स्क्रीन पॉज करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, और जब तक मैं व्हाइट बोर्ड ड्रॉ करूं तब तक तुम गाने सुन सकते हो। अर्नब दादा का एक गाना आया है, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अर्नब बाबा अलग ही खेल रहे भाई साहब। आगे देखते हैं। अब बेस में आप पॉजिटिव नंबर कुछ भी रख सकते हो। बेस, इंडेक्स, ये सब की कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहां पे मैंने लिखा ना log a b c, याद रखना हमेशा a का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना है। मतलब a का वैल्यू जो है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। a जो है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रखना है। b का वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b में log 0 होता है, हाँ चलो, b का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। और c का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना अपने काम का है नहीं, ये सब मैथ्स वाली चीजें हैं। फिर भी याद रखना कि ये जो log का बेस है ना वो कभी भी 0 नहीं होता, या कभी भी 0 से छोटा नहीं होता। बेस जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होना होता है। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इंडेक्स का वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। और c जो पावर है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अब कुछ कॉमन टर्म अपन देखते हैं। कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा लिखा मिल जाएगा log 2, कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा log और उसके साथ में एक इंडेक्स लिखा है। जैसे लिखा है log 2, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इसका बेस कितना है 10। मतलब आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। इसको क्या बोलेंगे, log टू द बेस 10 cos के साथ 2, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। या तो इस तरह से लिखा मिल जाए log 2 या log 10 2, बात क्या है, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया। अगर log के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी बेस नहीं लिखा, कुछ भी लिख दो ना भाई साहब, ऐसा लिख दो log कुछ भी लिखा हुआ है। अब log कुछ भी लिखा हुआ है, बेस अगर मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, बेस इसका कितना होगा, इसका जो बेस है वो log टू द बेस 10 कुछ भी लिखा है। बात समझ में आया है? अच्छा, फिर और क्या होता है इस चीज में, और होता है, एक होता है नेचुरल लॉग, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब लॉग बेस में अगर ई लिखा है, जो बेस वाला टर्म है, अगर बेस में ई लिखा है ना, तो log टू द, अब ये ई क्या था, ई का वैल्यू मैंने जब एक्सपोनेंशियल तुमको बताया था ना, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन, तो मैंने बताया था ई का वैल्यू एक कांस्टेंट है जो
अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास है, इसका e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7 log टू द बेस e, ऐसा अगर लिखा रहे इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग होता है इसलिए इसको लिखते हैं ln b। बात समझ में आ रहा है? तो आज के बाद से लॉग में अगर कुछ भी लिखा हुआ दिख जाए तुमको तो देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है, मतलब एटलीस्ट तुम पहचानना तो स्टार्ट कर दोगे। अगर लिखा है इस तरह से log a b c मतलब log टू द बेस a b टू द पावर c, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पावर जो है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब कभी-कभी आप देखोगे कि जो बेस का टर्म है वो नहीं लिखा हुआ है, बेस का टर्म नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई बेस ही नहीं है, बेस होना बहुत जरूरी है, उसका बेस, बेबी को बेस पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है, तो अगर बेस नहीं पसंद, यहाँ पर अगर बेस नहीं गिवन तो यहाँ पे बेस कितना है 10। याद रखेंगे कभी भी अगर log लिखा है, सिंपल लिखा है log x लिखा है मतलब उसका बेस कितना है, उसका बेस है 10, ये याद रखना है अपने को। फिर इसमें एक और टर्म आता है जब बेस का वैल्यू e हो जाए, स्मॉल e, बेस का वैल्यू स्मॉल e हो जाए, स्मॉल e यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 2.7, अब log टू द बेस e b, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग b या ln b। जितना मैं लॉग में बताऊंगा उतना ही जानना है, उससे ज्यादा ना जानना है ना जरूरत पड़ेगी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो अपने मैथ्स के स्टूडेंट को अप्रोच करना, मेडिकल के स्टूडेंट के हिसाब से इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना, ठीक है। या अभी जो हम फिजिक्स में बात करेंगे ना, अगर आप मैथ्स के भी स्टूडेंट हो, हम जो फिजिक्स में बात करेंगे उसमें इतना ही जरूरत होगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होने वाला जो मैं बताऊंगा। आगे आप खुद ब खुद सीख लोगे अपने मैथ्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इतना नोट करो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज होगी लॉग की जो याद रखनी है, ये पता नहीं इनको आज ही स्टार्ट कर रहा था, मर रहे हैं क्या हो रही है पता नहीं इनको। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जितना आपने काम का होगा उतना ही बताना है अपने को, उससे ज्यादा नहीं जानना, ठीक है, मर जाएंगे आज ये। मान लो कभी ऐसा लिखा है log m n, अब मैंने बेस नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा मतलब इसका बेस कितना है 10, अगर मैंने बेस नहीं लिखा मतलब बेस कितना है इसका 10, log m into n, अगर log m into n ऐसा लिखा है तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हो log m plus log n, यहाँ पे बेस नहीं लिखा, लेकिन अगर बेस लिखा भी होता तब भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, सॉरी। मान लो ऐसा लिखा है log a m into n, आप इसको ऐसा लिखोगे log टू द बेस a m प्लस log टू द बेस a n, ये log की पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मतलब अगर log में कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से m into n के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं, मान लो ऐसा है log क्या लिखा है, मान लो log 100, ठीक है, log 100 का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के पहले एक और प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, फिर ये बता पाएंगे। ये पहले एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर मिला के क्वेश्चन कर देंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कभी भी बेस और इंडेक्स का वैल्यू सेम हो जाए, अगर कभी भी बेस और इंडेक्स का वैल्यू सेम हो जाए तो log का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। बेस और इंडेक्स सेम हो जाए मतलब वैल्यू क्या है 1, इसका मतलब मान लो कभी भी ऐसा है log टू द बेस 10, इसका वैल्यू सिंपली क्या रख देंगे 1। कभी भी ऐसा मिल जाए log टू द बेस e 1, या आपको कभी भी ऐसा मिल जाए अगर ln e के प्लेस में भी सिंपली क्या रख देंगे 1 रख देंगे। ये सब हम आगे जाके कैलकुलेशंस में यूज करेंगे, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है log तो आप क्या कर लेना, इसको याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log में कभी भी बेस और इंडेक्स अगर सेम हो जाता है तो log की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1, log e
नेचुरल लॉग ई का वैल्यू भी 1 या ln e को भी, इसको मैं log टू द बेस e को ln भी लिख सकता हूं। ln e का वैल्यू क्या याद रखना है अपने को 1 है। ln e का वैल्यू कितना 1। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। मान लो कोई हमसे क्वेश्चन पूछता, एग्जांपल पूछता हमसे कि भाई आप इसका वैल्यू ढूंढो log 100, आप log 100 का वैल्यू ढूंढो। अब अगर मुझे log 100 का वैल्यू लिखना है, बेस कुछ नहीं मेंशन, मतलब इसका बेस क्या है 10 है क्या, मतलब जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसा देख सकता हूं क्या, जो क्वेश्चन है उसको मैं log 10 और इंडेक्स में 100 देख सकते हैं। अच्छा, ये जो 100 है वो एक्चुअल में 10 into 10 है ना, अगर वो एक्चुअल में 10 into 10 है, इसका मतलब log टू द बेस 10, 10 पहला टर्म इनटू, इसको मैं तोड़ के इस तरह से लिख सकता हूं ना, log टू द बेस 10 10 प्लस log टू द बेस 10 10। अब ये वाला वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 2। इस पूरे को जब आप सिंपलीफाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये आपका पढ़ाने नहीं, कुत्ते कभी नहीं, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मर जाएंगे ये लोग भी। मैं चालू करेगा, इसको नोट करो। मशीन बनाने वालों को बड़ा ढंग का मशीन बनाना चाहिए, मतलब ऐसा आवाज आता है जैसे इसकी डैश होती है। ये मेरे पास दो प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं डिवीजन वाला बताऊं, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी बताऊंगा जो अपने काम में आएगा। भारी भरकम प्रॉपर्टी, ना भारी भरकम प्रॉपर्टी मेरे को आती है ना मैं तुम्हें बताऊंगा, ना अपने काम का है। अपने काम का जो है वही मेरे को आता है, वही मैं तुम्हें बताऊंगा। इससे ज्यादा ना बताना है ना पूछना है। नहीं पूछ सकते हो, मन में जैसे भी डाउट आएंगे पूछ सकते हो, बता तो दूंगा। आप डाउट पूछ सकते हो, डाउट पूछने में डरना मत। जितने डाउट पूछोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा। अब उलूल जुलूल डाउट लेके मत आ जाना मेरे पास। उलूल जुलूल का मतलब कंटेंट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डाउट है वो तुम आगे पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि डाउट लेके आ गए, सर कल बगल वाली को सेट कर रहा था, सेट नहीं हो रही सर, बताओ ये भी बता दूंगा। अगर तुम पूछोगे तो ये भी बता दूंगा, लेकिन एक बार 11-12 पास कर लो उसके बाद। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में मैंने दो प्रॉपर्टीज बता दिया। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, स्टार प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉग बेस, कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट हो तभी ये मरना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे बीच में जब मैं शांत हो रहा हूं तो ये भी शांत हो रहा है। चेक कर रहे हैं मेरा पेशेंस देख के गुस्सा आता है कि नहीं, देखते हैं। कभी भी अगर ऐसा मिल जाए log टू द बेस a m upon n, इसको क्या करेंगे, जब m into n था, तो m plus n बन गया था, log m plus log n बन गया था। यहाँ पे बस एक माइनस आ जाएगा, इसको क्या लिखोगे, log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n, इस तरह से लिख देंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लिख लेना। अच्छा फिर इसके डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़े, सर ये आया कहां से आया सर, ये तो बताओ। तो ये सब मैं नहीं बताने वाला, मैथ्स की चीजें हैं, अपने को जितना जरूरत है उतना ही सीखेंगे, इससे ज्यादा पर नहीं बताने वाले ये सब चीजें। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मान लो log a टू द पावर b, ऐसा a b c। अब log में प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि जो भी पावर वाला टर्म है ना वो सामने आपके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, log a b और ये c सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होता है पावर को आप सामने आके मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब log टू द बेस a b टू पावर c कैन बी रिटन एज c टाइम्स ऑफ log a टू द पावर b। मैंने तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, एक मैंने एग्जांपल सॉल्व कराया था log 100 का, log कुछ नहीं मेंशन है, मतलब बेस कितना है 10। अब इसका जब मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था तो 10 into 10 करा के कराया था ना, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, log 10 का स्क्वायर, पावर के टर्म में लिखा जा सकता है ना, log 10 का स्क्वायर लिख लो। अब log की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो भी पावर वाला टर्म है वो सामने लाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को जब सामने लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये log
10 हो जाएगा क्या? अब log 10 का वैल्यू कितना है? तो सर log 10 का वैल्यू है 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 2 आ गया क्या? हाँ या ना? सर आसान नहीं तो बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है? मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, मुझसे ये बोला गया है कि y जो है वो log 64 है, y जो है वो log 64 है और x जो है वो log 128 है और मुझसे x अपॉन y का वैल्यू पूछा गया। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि y जो है वो log 64 है और x जो है वो log 128 है। फिर से बेस नहीं मेंशन है, मतलब इसका बेस 10 होगा। अब x अपॉन y का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो x है 128 का मतलब क्या होता है? 2 टू पावर 6 होता है क्या? 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 8 नहीं 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 32 होता है। 2 4 8 16 32 64 मतलब 7 होता है। 2 टू पावर 7, ये 2 टू पावर 7 है हमारे पास। ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, अरे मर जा यार, 2 मिनट शांत हो जा भाई, पढ़ा लेने दे। ये जो log 128 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? log 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय log 2 टू द पावर 64 का मतलब क्या था? 2 टू द पावर 6। अब जब आप x अपॉन y फाइंड आउट करोगे तो पावर वाला टर्म सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ log 2 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ log 2। log 2 से log 2 गायब, तो x अपॉन y का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 6। आसान है क्या? हाँ या ना? अगर आसान है तो आप log को यूज करके कोई भी रैंडम वैल्यू, जैसे मैं बोलूं कि log 1000 का वैल्यू बताओ, log 1000 का वैल्यू अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे? log 1000 को क्या लिख दोगे? log 1000 का मतलब है 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं ना उसको, 3 सामने रख के मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 10 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बुकलेट वगैरह में है नहीं है पता नहीं, लेकिन ये लॉ की बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको याद होनी चाहिए। मान लो अगर मैं और क्वेश्चन बोलूं, इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज की यूज नहीं होती, अगर इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज की यूज होती तो वो बता दिया जाता तुमको। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, log e और यहां पर लिख दो e टू द पावर -2/2 और किसी ने बोला भाई इसका वैल्यू ढूंढ के बताओ। अब अगर इसका वैल्यू ढूंढ के बताने को बोला गया है तो मैं क्या कर सकता हूं? इस -2/3 को सामने लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? तो अगर मैं -2/3 को सामने लाके मल्टीप्लाई कर दूं, -2/3 को सामने लाके मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर आ जाएगा log टू द बेस e, इंडेक्स में भी e, ये वैल्यू 1 हो गया तो आंसर सिंपली -2/3 हो गया। अब सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वैसे ही आएंगे, अगर तुम्हारे पास कभी आएंगे तो इससे ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है? क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट तो है नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है टफ। और अगर देखो, अगर आप जेई के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हो, तब भी क्या होगा, अभी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब भी आपको मैथ्स में रिक्वायरमेंट होगी ना इन सब चीजों की, तो तुम्हारे जो मैथ्स के टीचर होंगे वो जरूर ये सब तुमको सिखाएंगे, उसके बाद ही वो तुमको आगे पढ़ा सकते हैं। तो लॉग की मैंने एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब याद करो जहां से हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको लॉग क्यों बोला था पढ़ने को? लॉग क्या कर देगा, भारी भारी कैलकुलेशंस को झटके में सॉल्व कर देगा क्या? अब भारी भारी कैलकुलेशन झटके में कैसे सॉल्व होंगे तो वो देखते हैं। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है, मान लो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लॉ की, सब अपने काम करेंगे तो नहीं बताना मैं। जैसे मैंने बोला था कि y जो है वो है सपोज 37 का पावर 5, ऐसा कुछ है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, y क्या है, y जो है वो 37 का पावर 1/5 है। y जो है वो क्या है, 37 का पावर 1/5। अब यहां से अगर किसी ने बोला कि y का वैल्यू ढूंढो, तो दोनों तरफ लॉग ले लो,
log y equals to log 37 to the power 1/5। अब यहां पर क्या करेंगे, log y कैन बी रिटन एज 1/5 log 37 लिख सकते हैं ना ऐसा। इसका मतलब अपने को तो y का वैल्यू ढूंढना था, तो y कैन बी रिटन एज log इनवर्स, log इनवर्स इसको बोलेंगे एंटी लॉग 1/5 log 37। सर आपने बोला था आप आसान बनाओगे, आपने तो ऐसा मुश्किल बना दिया जो कभी सुना ही नहीं है। log इनवर्स एंटी लॉग, इसका मतलब क्या है, इसको यूज कैसे करना है। जैसे तुम्हारे पास जब तुम मार्केट जाओगे ना, किताब दुकान जाओगे, तो तुमको स्टडी टेबल के अलावा, नहीं स्टडी टेबल तो तुमको फर्नीचर की दुकान में मिलेगा। तुम फर्नीचर की दुकान में जाके बोलोगे टेबल दो टेबल, तो फर्नीचर वाला दुकान में तुमको टेबल देगा। लेकिन बुक स्टोर में अगर जाके तुम बोलोगे टेबल चाहिए टेबल, तो तुमसे पूछेगा कौन सा टेबल, लॉग टेबल, वो तुमसे पूछेगा लॉग टेबल के बारे में, बोले ई का होता है, लॉग टेबल भी कुछ होता है क्या। तो लॉग टेबल क्या होता है, तो लॉग के अलग अलग वैल्यूज, मतलब log 37 log 47 इन सब के वैल्यूज क्या याद रखना पॉसिबल है नहीं, तो एक टेबल में बना के रख दिया गया है, वो मार्केट में मिल जाता है, बुक के पीछे में एक दो पन्ने वन्ने करके मिल जाएंगे लिखे हुए। अब वो जो टेबल है लॉग टेबल, उसको देखने के बाद आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे, पहले आपको log 37 का वैल्यू कैलकुलेट देखना पड़ेगा लॉग टेबल से। अब लॉग टेबल देखना सीखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सी कोई बुक थी राजा रानी की कहानी है पढ़ा और आ गया समझ में, वैसा नहीं। लॉग टेबल देखना सीखना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाले टीचर तुमको सिखाएंगे। तो वहां से आप क्या करोगे, पहले log 37 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू होता होगा, log 37 की वैल्यू को जब 5 से डिवाइड करोगे एक टर्म आएगा। फिर जैसे ही log का टेबल खत्म होता है ना, एक एंटी लॉग टेबल भी स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो भी आया, मान लो जो भी आया, एंटी लॉग ऑफ जो भी आया ना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया है क्या। तो ये कैलकुलेशन अभी भी तुम्हारे लिए ये कैलकुलेशन करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि तुमको लॉग देखना नहीं आता। लेकिन अगर तुमको लॉग टेबल देखना आ जाए ना, तो फिर इस तरह के कैलकुलेशंस जो होंगे वो आसान हो जाएंगे। तो लॉग में आपको इतना ही याद रखना है, लॉग की इतनी प्रॉपर्टी अपने अपने काम की है, इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने काम की। एक और टर्म बस बता देते हैं, एक और टर्म क्या होता है, मान लो ये लिखा है, क्या लिखा है, x to the power y equals to z। मान लो इस तरह से अगर लिखा है x to the power y equals to z, अगर दोनों तरफ log ले लिया जाए, अगर दोनों तरफ log ले लिया जाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y log x equals to log z। तो ये y को क्या लिख सकते हैं, y को ऐसा लिख सकते हैं क्या, log z अपॉन log x। कोई प्रॉपर्टी बन गई है, log z अपॉन log x कोई प्रॉपर्टी है, ये लिखा जा सकता है इसको, y log ऐसा लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ये भी। प्रॉपर्टी क्या है, तो पहले प्रॉपर्टी समझा देता हूं फिर इसको समझाता हूं। सपोज ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, log n m, कुछ तो ऐसा लिखा है, log टू द बेस n, इंडेक्स में m। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, log a m log a n। यहां पर क्या होता है, जो बेस होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो इंडेक्स होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। और किसी भी जनरल टर्म के, मतलब यहाँ पर क्या था, log टू द बेस n m, अब इसको भी कॉमन बेस में m लिख दिया, इसको भी कॉमन बेस में n लिख दिया। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ऐसा होता है, और क्या हो सकता था, ऐसा है log 2 7, इस तरह से अगर लिखा हो, अब ये पावर नहीं है, ये इंडेक्स में लिखा है क्या, log टू द बेस 2 7, इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log 2 डिवाइडेड बाय log 7।
मैंने दोनों का कॉमन बेस क्या मान लिया, दोनों का कॉमन बेस 10 मान लिया। अब ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं, x टू द पावर y z था, x टू द पावर y अगर z है, मैंने दोनों तरफ log ले लिया, यहाँ पर log लिया तो पावर वाला टर्म सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y log x इक्वल्स टू log z हो जाएगा, क्या दोनों तरफ मैंने log से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y कैन बी रिटन एज log z अपॉन log x, y को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं log z अपॉन log x। अब ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, अगर ऐसे को ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसे को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, log n m को log a m log a n ऐसा लिखा जा सकता है। तो log टू द बेस 10z log टू द बेस 10x, इसको log टू द बेस x z लिखा जा सकता है क्या, log टू द बेस x z इस तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है log की जो मैंने आपको बताई, log टू द बेस n m, इसमें आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को ऊपर रख देना, डिनोमिनेटर वाले टर्म में इन जो बेस है उसको ले जाना और दोनों का रूट क्या रख लेना, सेम या कॉमन रूट रख लेना। यहाँ पर इस तरह से गिवन था, मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की और उसके बाद मैंने देखा कि y जो है वो log x z के बराबर आ रहा है। अभी कभी-कभी एग्जांपल मिलता है, एग्जांपल क्या मिलता है, वो बोलता है कि x जो है वो e टू द पावर y, ऐसा बोलेंगे, x जो है वो e टू द पावर y है। अगर अब यहां से अगर मुझे y का वैल्यू ढूंढना है तो y को मैं क्या लिखूंगा, y को मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर x इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, log टू द बेस ex, मन क्यों है यार, ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखोगे तो इस तरह से लिखेंगे ना, मेरे पास था x इक्वल्स टू e टू पावर y, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, y कैन बी रिटन एज log e टू पावर x। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये याद रखना है, अगर x टू द पावर y इक्वल्स टू z है, देखो अगर तुमको ये प्रॉपर्टी जैसा नहीं याद होगा तो बेसिक तो याद रख सकते हो ना, यहां से यहां कैलकुलेट करके पहुंचा जा सकता है या यहां से यहां डायरेक्टली फार्मूला जैसा याद करके लिख सकते हो। कभी भी x टू द पावर y इक्वल्स टू z है, मतलब y का मतलब होता है log टू द बेस x z, y का मतलब हो जाएगा log टू द बेस x z। यहां पर भी अगर मैं बोलता कि x इक्वल्स टू e टू पावर y है अगर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जो भी जिसपे पावर था वो इंडेक्स चला जाता है, जैसे यहां पर पावर x पे था तो वो सब बेस में चला गया, तो log टू द बेस e और x इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला जैसा याद कर लो या क्या कर सकते हो, आप इसको फाइंड आउट करके भी लिख सकते हो। तो ये log की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमारे काम की थी, इससे और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं लेकिन उतने डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, जितना हमारे सिलेबस के हिसाब से जरूरत है उतना ही अपने को जानना है, नोट कर लेंगे इतना। अब इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखते हैं, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन x, कभी भी अगर अपने को इस तरह का फॉर्मेट मिल जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x होता है तो उसका वैल्यू याद कर रखना log e log टू द बेस e x हो जाएगा, तो ऐसे क्या लिखेंगे ln x। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो क्वेश्चन ये है, मान लो जो क्वेश्चन ये, तो ये फॉर्मेट याद रख सकते हो, ये ऐसा लिखा है dy अपॉन y, इसमें क्या लिख देना, इसमें लिख देना log टू द बेस e y, या क्या लिख दोगे, मान लो dt अपॉन t, इस तरह का भी मिलेगा आपको, जब हम काइनेमेटिक्स सीखेंगे तो मिलेगा log टू द बेस e t। तो अपने को याद क्या रखना है कि जब भी मुझे इस तरह का फॉर्मेट मिले dx अपॉन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे log टू द बेस e x या सिंपल ln x, dy अपॉन y ln y, dt अपॉन t ln t। अब इसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन लगा के थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x by 2x plus 3, मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे बोला गया कि आप फाइंड करो dx डिवाइडेड by 2x plus 3 का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब अगर ये 2x plus 3 नहीं होता, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेसिकली क्या करते थे, जो भी क्वेश्चन को मुश्किल बनाता है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेते थे क्या, जैसे यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो मुश्किल इसीलिए बन रहा है
क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 3 है। अगर 2x प्लस 3 नहीं हो, ये सिर्फ 2x होता अगर, तो काम बहुत आसान हो जाता है। क्या 2x प्लस 3 पूरे को अगर मैं t मान लो इस पूरे क्वेश्चन में मैं 2x प्लस 3 को t मान लूं अगर, तो क्वेश्चन ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन t। अभी सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं सर ये तो नहीं सॉल्व होगा। ये सॉल्व करने के लिए मुझे dx को dt से एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो इस वाले स्टेप में देखते हैं। अगर 2x प्लस 3 t था, अगर मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन dx। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो d अपॉन dx और पाई ऑफ x कितना आ जाएगा 2। 3 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आने वाला। ये dx वाले टर्म को इधर भेज दोगे अगर, तो dx के प्लेस में dt अपॉन 2 रख सकते हैं क्या, मतलब जो क्वेश्चन था वो ये बन गया। dx के प्लेस में dt 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और t। अब dt अपॉन t, ये dt अपॉन t स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ln t, ये आंसर। अब t मेरा माना वेरिएबल था, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस से क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा क्या, ये आंसर। सर नहीं आया समझ में, नहीं आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आसान है, अगर तुमको बेसिक फॉर्मूलाज याद है तो सब्स्टिट्यूशन में भी तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन में प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस जो है वो आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन जो है वो है क्या लेंगे क्वेश्चन ऐसा लिखा है, टफ ले लेगा, नहीं टफ नहीं लेते, पहले आसानी करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ b dx ax प्लस c, मान लो ये सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन b dx डिवाइडेड बाय ax प्लस c, यहाँ पर a b c जो है वो कांस्टेंट है। अब a b c अगर कांस्टेंट है तो मैं वापस से क्या करूं, ये b तो कांस्टेंट है, b को तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। जो कांस्टेंट a को बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं। ax प्लस c है तो a को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन b को बाहर निकाला जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय ax प्लस c, इस तरह से बन जाएगा। अब ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को मुश्किल कौन बना रहा है, क्वेश्चन जो है वो मुश्किल बन रहा है बिकॉज ऑफ ax प्लस c। अगर ये ax प्लस c नहीं होगी, सिंपल सा y होता, सिंपल सा z होता, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता क्या। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, ax प्लस c को t अज्यूम कर लो, या कोई भी अपने मन का वेरिएबल तुम अज्यूम कर लो। ax प्लस c को मैंने t अज्यूम कर लिया। अब ax प्लस c को t अज्यूम करना है और मुझे पता है मुझे dx को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a c कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन गायब हो गया, dt का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, ये dx वाले टर्म को इधर देख सकते हैं हम। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा क्या, b कांस्टेंट बाहर dx, b कांस्टेंट बाहर dx के प्लेस में अपन क्या करेंगे, dx के प्लेस में अपन dt सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx के प्लेस में dt कितना आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय a भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ax प्लस c को मैंने t मान दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा t। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो b अपॉन a dt अपॉन t का इंटीग्रेशन इज ln t, नेचुरल लॉग t। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो b अपॉन a ln t के प्लेस में रख देंगे ax प्लस c, ये आंसर। आसान है क्या, हाँ या ना। टाइम लगेगा स्टार्टिंग में समझ में आने में। स्टार्टिंग में ये सोच लेना कि किसको सब्स्टिट्यूट करें या किसको वैल्यू अज्यूम कर ले, यही मुश्किल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस टफ भी बनाए जा सकते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस है आप इनको बेसिक तरीके से याद भी रख सकते हो।
जैसे मान लो मैं बोलता कि वो रिलेट नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, रिलेट कर पाओगे यहाँ पे, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब एक जैसे होते हैं तब रिलेट कर पा सकते हो, वो छोड़ दो। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह क्वेश्चन है x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4, मिलेगा हमको क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे सर, x dx x स्क्वायर प्लस 4, अब फिर से यहां पर सर ऊपर में भी x आ गया, x स्क्वायर प्लस 4 भी आ रहा है, फिर से क्या करना, इस तरह के क्वेश्चन, अब तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस में पैटर्न याद रखने पड़ेंगे कि किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लो मैं x स्क्वायर प्लस 4 को t मान लूं, तुम अभी कैसे सोचो कि मान लेना, ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना था, ट्राई करना था, अटेम्प्ट करना था, मैंने x स्क्वायर प्लस 4 को t अज्यूम कर लिया है अपने मन से, क्यों किया है तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 4 अगर t है, x स्क्वायर प्लस 4 अगर t है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx dt के इक्वल आ जाएगा। मतलब जहां पर x dx लिखा है उसको मैं dt अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, जहां पर भी x dx लिखा है वहां पे dt अपॉन 2 से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब ऐसा लिखना स्टार्ट हो जाएगा, x dx के प्लेस में मैं रख देता हूं dt अपॉन 2, x dx के प्लेस में रख दिया dt अपॉन 2 और x स्क्वायर प्लस 4 के प्लेस में रख दो t। अब ये सॉल्व किया जा सकता है क्या, ये dt अपॉन t, अब ये सॉल्व कर सकते हैं ना, अब इसको सॉल्व कर दो तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा, dt अपॉन t हो जाएगा ln t, t का मतलब क्या था, t का मतलब था x स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एक लेक्चर और लूंगा इंटीग्रेशन में, ज्यादा तो देखो ऐसे अगर मैं बोलूं तो पूरा इंटीग्रेशन सिखाने में 1 से 1.5 महीने लगते हैं, लेकिन उतना टाइम हम नहीं दे सकते, तो जितना जरूरत होगा उतना बता दिया जा रहा है, बेसिक बातें आपको इंटीग्रेशन की बता दी जा रही है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने बुकलेट से, आपका जो भी बुकलेट आपको मिला है या जो भी बुक आपने खरीदा है, डीसी पांडे, एचसी वर्मा, जो भी बुक आपने खरीदा है, एचसी वर्मा में तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, डीसी पांडे में आपको मिल जाएगा। डीसी पांडे में जो क्वेश्चन है वो क्या करोगे, ट्राई करोगे। जब तक सब इंटीग्रेशन में और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे कभी भी इंटीग्रेशन नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन ये याद रखना कि बिना कैलकुलस का, बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जाने आप एक भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाओगे फिजिक्स में। फिजिक्स में फॉर्मूला डेरिवेशन या अच्छे क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए जितना बताया जा रहा है एकदम ध्यान से नोट कर लेना है और इसको याद कर भी लेना है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं।